स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रंजीत स्टडी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज का टॉपिक है मनोविज्ञान चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, मतलब मनोविज्ञान और शिक्षण, क्योंकि सीटेट में आपका मनोविज्ञान भी है और शिक्षण भी है, तो आपको दोनों टॉपिक पढ़ना है। तो इससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले हम बताना चाहेंगे, आप हमारे चैनल रंजीत स्टडी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें और इस पर सीटेट के सारे सब्जेक्ट के वीडियो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। मैंने हिंदी का भी लेक्चर दिया हुआ है और ईवीएस का भी दिया हुआ है और मैथ का भी दिया हुआ है, तो आप जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं मनोविज्ञान। पहले हम मनोविज्ञान की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। मनोविज्ञान कहाँ से आया, क्या पहले नाम था इसका, कब ये इसकी उत्पत्ति हुई, तो आज मनोविज्ञान का हिस्ट्री पढ़ा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं मनोविज्ञान। शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में माना जाता था। तो पहले मनोविज्ञान का कौन सा शाखा था? मनोविज्ञान से इससे पहले दर्शन शास्त्र था। मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति यूनानी, ग्रीक, लैटिन भाषा के दो शब्द साइकी प्लस लोगोस से मिलकर हुई है। दोस्तों, मनोविज्ञान दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसको साइकी प्लस लोगो कहते हैं। साइकी का मतलब साइकोलॉजी, मतलब जानते हैं आत्मा का विज्ञान। साइकी मतलब होता है आत्मा और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन, आत्मा का अध्ययन। ये पूर्व शताब्दी में, मतलब पहले ऐसे कहा जाता था। आगे देखेंगे। नोट 1, रुडोल्फ ने मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1590 में साइकोलॉजिया पुस्तक में किया। पूछता है मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो आप बताएंगे रुडोल्फ ने मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। कब? 1590 में। और कहाँ? उसकी पुस्तक साइकोलॉजिया में। आगे चलते हैं। जनक या अरस्तु। जनक, मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे अरस्तु को। तो 16वीं शताब्दी में अरस्तु एरिस्टोटल के प्रयासों से मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग हुआ, इसलिए अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ साइकोलॉजी। तो पहले जो दर्शन शास्त्र था उससे अलग किया किसने? अरस्तु ने, इसलिए क्या कहा जाता है? उनको मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। पहले मनोविज्ञान नहीं दर्शन शास्त्र माना जाता था, लेकिन आपके जो हैं अरस्तु ने बहुत प्रयास किए हैं और दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग किया, इसलिए इनको क्या कहता है? फादर ऑफ साइकोलॉजी। अब आता है मनोविज्ञान की उत्पत्ति। मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे और कब कब हुई? तो सबसे पहले सर्वप्रथम 16वीं शताब्दी में आत्मा शब्द को आधार मानकर सर्वप्रथम प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे के द्वारा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया। दोस्तों, मनोविज्ञान 16वीं शताब्दी से शुरू हुई। उस समय मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना जाता था। आत्मा पूछता है 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को किसका आधार माना जाता था? आप बताएंगे आत्मा का। और जनक कौन थे उसमें? प्लेटो मुख्य थे, इसलिए इनका नाम प्लेटो ज़्यादा पूछता है। आगे पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट, आत्मा का अध्ययन मनोवैज्ञानिक ढंग से कर पाना संभव नहीं था, इसलिए यह परिभाषा अमान्य हो गई। दोस्तों, 16वीं शताब्दी तक, मतलब लास्ट तक क्या हुआ? आत्मा का कोई मनोवैज्ञानिक परिभाषा या ढंग क्या हुआ? संभव नहीं था, इसलिए परिभाषा अमान्य हो गया। आत्मा से कोई कैसे बात कर सकता है, या आप आत्मा का कैसे अध्ययन कर सकते हैं? ये थोड़ा सा विषम परिस्थिति आ गई, इसी कारण क्या होगा? ये परिभाषा या कहें आत्मा का विज्ञान थोड़ा सा अमान्य हो गया। आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट, आत्मा शब्द की स्पष्ट व्याख्या न होने के कारण 16वीं शताब्दी के अंत में ये परिभाषा अमान्य हो गई। जैसे मैंने बताया, आत्मा का कोई व्याख्या या परिभाषा नहीं होने के कारण क्या हो गया? ये क्या हो गया? आत्मा का विज्ञान अमान्य हो गया। अब हुआ क्या? जब अमान्य हो गया तब आगे क्या होगा? अब 17वीं शताब्दी आया। इटली के मनोवैज्ञानिक पैम्पोलोजी व उनके सहयोगी थासड रीड ने 17वीं शताब्दी में मन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। तो 17वीं शताब्दी में जब शुरुआत हुआ तो आत्मा के विज्ञान किस में बदल गया? मन के विज्ञान में बदल गया। और इसको बताने वाले कौन थे? पैम्पोलोजी। तो पूछता है 17वीं शताब्दी में आत्मा के विज्ञान को क्या नया नाम दिया, क्या नया रूप दिया गया? तो आप बताएंगे मन के विज्ञान के रूप में नाम दिया गया, परिभाषित किया गया 17वीं शताब्दी में। और किसने परिभाषित किया? पैम्पोलोजी साहब ने। अब 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी तक यह परिभाषा चली, या आप कहें मनोविज्ञान को मन के विज्ञान के रूप में अध्ययन किया जाने लगा। 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी तक तो ठीक था, लेकिन जैसे 19वीं शताब्दी की शुरुआत हुई उसमें विलियम वुड और विलियम जेम्स ने क्या कहा?
उसने कहा कि मन के विज्ञान का कैसे कोई अध्ययन, आपके मन में क्या चल रहा है हम कैसे जान पाएंगे, इसलिए मन का विज्ञान नहीं बल्कि चेतना का विज्ञान माना। 19वीं शताब्दी में विलियम वुंड और विलियम जेम्स और जेम्स अली सली ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना। उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान मन के विज्ञान नहीं बल्कि चेतन का अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान में। 19वीं शताब्दी में चला, लेकिन 19वीं शताब्दी जाते जाते ये परिभाषा भी चेतना का क्या हो गया, अमान्य हो गया। कोई चेतन को कैसे अध्ययन करेगा, आप चेतन के रूप में हैं, आप उसका अध्ययन कोई कैसे कर सकता है, तो इसलिए क्या हो गया, यह परिभाषा भी अमान्य होगी। अब 20वीं शताब्दी आया। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। 20वीं शताब्दी में क्या हुआ, मनोविज्ञान को क्या कहा गया, व्यवहार का विज्ञान। किसी भी व्यक्ति या बालक के जो उसका व्यवहार में परिवर्तन होता है उसी क्या कहा जाता है, मनोविज्ञान कहा जाता है। और इसको बताने वाले कौन थे, जेबी वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर, मैकडूगल आदि ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना। तो आप क्या बताएंगे, मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का विज्ञान है। इसको बताने वाले कौन थे, जेबी वाटसन थे, जेबी वाटसन। 20वीं शताब्दी से यही परिभाषा चला आ रहा है। तो आप क्या बताएंगे, सर्वप्रथम एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। 16वीं शताब्दी में क्या था, पहले आत्मा का विज्ञान था, उसको बताने वाले अरस्तु थे। 17वीं शताब्दी में क्या हुआ, पेम्पोलॉजी साहब ने कहा कि आत्मा का विज्ञान नहीं बल्कि क्या होगा, मन या मस्तिष्क का विज्ञान होगा। इसके बाद 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, आप कौन आया 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी तक मन का विज्ञान चला। 19वीं शताब्दी में क्या कहा गया कि 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी में क्या था, मन का विज्ञान था, लेकिन 19वीं शताब्दी में क्या आया कि चेतना का विज्ञान है। लेकिन अब 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी चल रहा है, इसमें क्या हो गया, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान माना गया। मतलब बालक के व्यवहार में जो भी परिवर्तन होता है उसे मनोविज्ञान कहा जाता है। आगे चलते हैं। व्यवहार के संदर्भ में जेबी वाटसन अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसलिए उन्हें व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। अब पूछ सकता है व्यवहारवाद का जनक कौन है, तो आप क्या बताएंगे, जेबी वाटसन है। अब यही मनोविज्ञान मतलब व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो पूछता है व्यवहारवाद का जनक कौन है, तो आप बताएंगे जेबी वाटसन है। 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी जो चल रहा है, अब क्या मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, तो आप बताएंगे व्यवहारवाद का। यही क्वेश्चन पूछता है कि मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, तो आप बताएंगे व्यवहारवाद का। अब व्यवहारवाद होता क्या है, बालक के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वही व्यवहारवाद होता है। एक बार मनोविज्ञान का विकास फिर से देख लेंगे, मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ था। तो सर्वप्रथम पहला क्या था, आत्मा के रूप में मनोविज्ञान हुआ। फिर इसके बाद दूसरा आया क्या, मन के रूप में मनोविज्ञान आया। तीसरा क्या है, चेतना के रूप में मनोविज्ञान आया। चौथा क्या अब चल रहा है करंट टाइम में, व्यवहार के रूप में मनोविज्ञान। तो ये था मनोविज्ञान का विकास। मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ, तो मनोविज्ञान पहले दर्शन शास्त्र का एक शाखा था, उसके बाद अरस्तु ने उसको दर्शन शास्त्र से अलग किया और नाम क्या दिया, मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान उसमें बताया उन्होंने कि पहला क्या उत्पत्ति हुआ, आत्मा के रूप में मनोविज्ञान। फिर दूसरा क्या हुआ, मन के रूप में मनोविज्ञान। तीसरा क्या हुआ, चेतना के रूप में मनोविज्ञान। चौथा जो अब चल रहा है, व्यवहार के रूप में मनोविज्ञान। एक बार मैंने फिर से यहाँ पर चार्ट बना कर लिख दिया हुआ है कि आत्मा का विज्ञान किसने बताया था, अरस्तु ने। मस्तिष्क या मन का विज्ञान पेम्पोलॉजी ने। चेतन का विज्ञान विलियम वुंट ने। व्यवहार का विज्ञान जेबी वाटसन ने। दोस्तों ये हिस्ट्री था, आप इसको जानते रहेंगे क्योंकि ये बहुत पूछता है आपके यूपी टेट में। थोड़ा सी टेट में तो नहीं पूछ सकता है क्योंकि सी टेट में इतना आपका परिभाषा नहीं पूछता है या उत्पत्ति नहीं पूछता है, लेकिन यूपी टेट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सी टेट में पूछ भी सकता है और नहीं पूछ सकता है, केवल आप मान के चलिए कि यूपी टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सी टेट के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए। मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका विकास क्या क्या था, कब आया, ये सब आपको बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए, चाहे पूछे या ना पूछे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले बता दें, 2 चैप्टर, जो पहला है विकास और अधिगम। ये 2 चैप्टर क्या हैं, विकास और अधिगम। ये आपके मनोविज्ञान के यूँ कहें तो आपकी दिल या धड़कन है। 2 चैप्टर पढ़ लेंगे, आपका कितना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपका लगभग 60% विकास और अधिगम से आपका क्या होता है, आप ये कहें CDP आपका कंप्लीट हो जाता है। तो 2 चैप्टर बहुत बड़े हैं जो आपको बारी बारी पढ़ने पड़ेंगे। तो सभी लोग ये कन्फ्यूज हो जाते हैं कि विकास पहले पढ़ा जाए या अधिगम पढ़ा जाए। तो आप क्या बताएंगे, विकास सबसे पहले होता है कि अधिगम होता है?
पहले बच्चे का जन्म होता है तो उसका विकास होता है, क्रम वाइज विकास होता है, न कि पहले बच्चा आप अधिगम करने लगा। क्या अधिगम मतलब क्या होता है? सीखना। पहले बालक सीखता नहीं, पहले उसका क्या होता है? विकास होता है। तो विकास के बारे में हम पहला चैप्टर पढ़ाए जाएंगे। बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि विकास पहले पढ़ा जाए या अधिगम पढ़ा जाए। दोस्तों, पढ़ने का सही तरीका है, पहले आप विकास पढ़िए, इसके बाद क्या पढ़िए? अधिगम पढ़िए। चलिए, तो विकास के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं। विकास कैसे होता है? विकास दो तरीके से हो सकता है, वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास दो तरीके से होता है। आप इसमें देखेंगे अभिवृद्धि और विकास। तो अभिवृद्धि क्या होता है? अभिवृद्धि या वृद्धि दोनों एक ही शब्द है, आप इसको अलग नहीं समझेंगे। अभिवृद्धि क्या होता है? अभिवृद्धि और विकास दोनों अभिवृद्धि और वृद्धि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अलग नहीं हैं। आप वर्ड सुन के या शब्द सुन के कन्फ्यूज मत होइएगा। यहाँ तो वृद्धि दिया हुआ है, वहाँ पर अभिवृद्धि दिया है। दोनों अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे क्या हैं? पूरक हैं। तो विकास कैसे होता है? या तो वृद्धि के रूप में होगा या विकास के रूप में होगा। तो चलिए अभिवृद्धि पहले देखते हैं। अभिवृद्धि क्या होता है? जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है तो उसे वृद्धि कहते हैं। शरीर अगर आकार के रूप में बढ़ रहा है तो क्या कहेंगे? उसको वृद्धि कहेंगे। और विकास कैसे होता है? जब हमारे मानसिक, सामाजिक या संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे विकास कहते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? वृद्धि और विकास में अंतर यही है कि वृद्धि कब होता है? जब हमारे शरीर का आकार या संरचना परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। और विकास में क्या होता है? आपका सामाजिक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष, बौद्धिक पक्ष, ये सब में परिवर्तन होगा तो क्या कहलाएगा? विकास कहलाएगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। वृद्धि का स्वरूप बाह्य या जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल होता है। वृद्धि का स्वरूप बाह्य कैसे होगा? आपकी लंबाई बढ़ रही है, चौड़ाई बढ़ रही है तो क्या है? ये बाह्य है। और विकास का स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। उदाहरण, मस्तिष्क का विकास या भाषा का विकास। भाषा विज्ञान क्या है? विकास है। आपका विकास कैसे होता है? आपका इंटरनल होता है या बाह्य दोनों हो सकता है। उदाहरण में देख सकते हैं, मस्तिष्क का विकास हो रहा है तो अब क्या है? ये आंतरिक है। भाषा का विकास हो रहा है तो क्या है? आंतरिक है। तीसरा पॉइंट, वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। उदाहरण, लंबाई चौड़ाई। दोस्तों, वृद्धि क्या होता है? कुछ समय के बाद रुक जाता है। आपका लंबाई चौड़ाई बढ़ता है, फिर एक समय क्या आता है कि आपका वृद्धि लंबाई चौड़ाई क्या हो जाता है? रुक जाता है। लेकिन विकास क्या होता है? विकास जीवन पर्यंत चलता है, क्योंकि आप विकास कुछ चीज़ें क्या है? लगातार चलती रहती हैं। आप जैसे सीखते हैं, सीखना क्या है? जीवन पर्यंत चलता रहता है, तो क्या है? विकास है। विकास जीवन पर्यंत चलता है। लेकिन वृद्धि क्या होता है? कुछ समय के बाद आपका लंबाई चौड़ाई बढ़ना क्या होता है? रुक जाता है। अगला पॉइंट है, वृद्धि क्रम के अनुसार चलती है। उदाहरण, कभी हमारी लंबाई बढ़ती है, नहीं सॉरी, वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती है। उदाहरण, कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा भार का आकार बढ़ता है। वृद्धि क्या होता है? कभी आपकी लंबाई बढ़ती है, कभी क्या है? चौड़ाई बढ़ती है, कभी भार बढ़ता है। क्या तीनों एक साथ बढ़ता है? नहीं, तीनों के कभी भी कुछ भी बढ़ सकता है। तो इसलिए कह सकते हैं वृद्धि का कोई क्रम नहीं होता है, लेकिन विकास का एक निश्चित क्रम होता है। जैसे हमें अपना जितना विकास करना होता है उतना हो जाता है। मानसिक विकास, सामाजिक विकास जितना चाहें उतना होगा। जैसे कोई बच्चा है, उसमें क्या होता है? मानसिक विकास, सामाजिक विकास सब क्या होता है? एक क्रम में होता है, एक साथ होता है। और वृद्धि क्या होता है? एक साथ नहीं होता है। अगला आगे चलते हैं। वृद्धि दिशाहीन होती है और विकास क्या है? एक निश्चित क्रम में होता है। विकास क्या होता है? एक निश्चित क्रम में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं। उदाहरण, भार, लंबाई को हम नाप सकते हैं। जैसे मनुष्य क्या भार या लंबाई बढ़ रहा है तो उसको हम नाप सकते हैं। लेकिन विकास का हम सीधे मापन नहीं कर सकते हैं। विकास का हम सीधे मापन नहीं कर सकते हैं। जैसे किसी का सामाजिक विकास या नैतिक विकास, इसका कोई मापन नहीं बना है। आप कहेंगे उसका नैतिक विकास कितना और नाप के बताओ, तो कोई नाप नहीं पाएगा। और अगर वृद्धि नापना है, लंबाई नापना है तो अब लंबाई नाप देंगे, चौड़ाई नापना है चौड़ाई नाप देंगे, भार नापना है तो भार नाप देंगे। तो क्या हो गया? वृद्धि का मापन कर सकते हैं और विकास का मापन नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, वृद्धि केवल परिणात्मक होता है। वृद्धि क्या होता है? परिणात्मक होता है। और विकास परिणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। जैसे उदाहरण बताएं, वृद्धि क्या है? परिणात्मक। जैसे आपका लंबाई क्या है? एक परिणाम 60 किलो 65 किलो। चौड़ाई क्या है? परिणाम है। और विकास क्या है? परिणात्मक तथा गुणात्मक दोनों हो सकता है। जैसे नैतिकता क्या है?
नैतिकता क्या है, गुणात्मक है, उसका कोई मात्रा होता नहीं है कि इस व्यक्ति के अंदर इतनी मात्रा में नैतिक विकास है। तो विकास का क्या होता है, गुणात्मक होता है, बल्कि मात्रात्मक नहीं होता है। दोस्तों मैंने जितना भी अंडरलाइन रेड कलर से किया हुआ है ये सब यहीं से प्रश्न पूछता है। तो जो मैंने रेड कलर से लिखा हुआ है आप भी इसको अंडरलाइन कर लेंगे, क्योंकि यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जो इम्पॉर्टेंट है मैं उसी का बस डिस्क्रिप्शन कर रहा हूँ। तो जो इम्पॉर्टेंट है उसको मैंने रेड कलर से लिखा हुआ है, आप भी इसको वैसे ही लिखेंगे। अगला पॉइंट है, वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी। उदाहरण, जब कोई आदमी मोटा होता जा रहा है तो उसकी वृद्धि हो रही है, परंतु ये ज़रूरी नहीं है कि मोटा होने से उसका क्रियात्मक विकास भी बढ़े। दोस्तों कोई ज़रूरी नहीं है कि वृद्धि हो रहा है तो उसका विकास भी हो। जैसे कोई आदमी बहुत मोटा हो रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं कि खूब मोटा है तो उसका क्या है, मानसिकता भी उतना, मानसिक विकास उतना ही मतलब ज़्यादा होगा। ऐसा तो होता नहीं कि कोई मोटा है तो उसका ज़्यादा मानसिक विकास होगा। तो वही बोल रहा है, वृद्धि क्या होता है, वृद्धि होने से कोई ज़रूरी नहीं कि मानसिक विकास भी ज़्यादा हो। इसमें देखिए, विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। विकास वृद्धि के बिना भी संभव। उदाहरण, कुछ व्यक्तियों का आकार या भार नहीं बढ़ता लिखा गया, बढ़ता कर दीजिए, परंतु उसमें नैतिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास अवश्य हो जाता है। जैसे आप बोलते हैं पर्सनालिटी में क्या आता है, किसी का आकार या लंबाई नहीं बढ़ता है, लेकिन आकार या लंबाई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, या यूँ कहें कि पर्सनालिटी देखने में अच्छा नहीं होता है, लेकिन उसका क्या होता है, नैतिक विकास, सामाजिक विकास क्या होता है, अच्छा होता है। तो ये आप नहीं कह सकते हैं कि जिसका पर्सनालिटी अच्छा है उसका मानसिक विकास भी तेज होगा। या इसमें वृद्धि में क्या है कि कोई आदमी बहुत मोटा है तो उसका ज़्यादा दिमाग तेज होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप जो मैंने ऐसे मतलब आपको डिफरेंस करके बताया है या दोनों में अंतर करके बताया है, आप भी इस चार्ट बना के पढ़ेंगे और दोनों में अंतर करके समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। और वृद्धि और विकास बहुत पूछता है, चाहे आपका सुपर टेट हो, चाहे टेट हो, चाहे सी टेट हो, दोनों में पूछता है। दोनों में क्वेश्चन आने ही आने हैं। विकास से आपका बहुत से ज़्यादा, विकास और अधिगम दो ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दोनों चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, चाहे आपका सी टेट हो चाहे यूपी टेट हो। आगे चलते हैं दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल रंजीत स्टडी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लेंगे, रंजीत स्टडी वर्ल्ड को। और हमारा टेलीग्राम चैनल है रंजीत स्टडी वर्ल्ड, टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। उसमें आपको सारी PDF और सारी वीडियो का इन्फॉर्मेशन वहीं दिया जाता है, आपको वहीं शेयर कर दिया जाता है। तो आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, रंजीत स्टडी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे। दोस्तों थोड़ा आप लोग का सपोर्ट की ज़रूरत है, हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।